हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, सुपर टेट, यूपी टेट, ठीक है, सुपर टेट, यूपी टेट और बीपीएससी 4.0, बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं समान जिसका सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 40 नंबर यहीं से बनने वाले हैं। तो बस आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए, इस सेशन को आप लोग पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आज हम दोस्तों आज हम यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन लिए हैं, क्या साइंस के, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन में जहाँ पर मुझे लगेगा कि मुझे डिस्कस करना है, मैं वहाँ पर डिटेल में डिस्कस भी करूँगी, ठीक है। ये सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तैयारी करते रहिए दोस्तों, सुपर टेट की, यूपी टेट एंड बीपीएससी 4.0, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है? कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है? ऑप्शन ए है फेफड़े की धमनी, ऑप्शन बी है फेफड़े की नस, ऑप्शन सी है धमनी, ऑप्शन डी है नस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा फेफड़े की नस हो जाएगा। क्या होगा? फेफड़े की नस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं धमनियाँ और शिराएं के बारे में। किसके बारे में? धमनियाँ और शिराएं, है ना, धमनियाँ और शिराएं। देखिए, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं मौजूद होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है दोस्तों। धमनियाँ, ये शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। तो यहाँ पर धमनियाँ क्या होती है दोस्तों? धमनिया का मतलब, धमनिया के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये धमनिया जो होती हैं ये शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से क्या करते हैं? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, हृदय से क्या करते हैं? हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं धमनियाँ। धमनियों में उच्च रक्तचाप के कारण धमनियों की दीवार शिराओं की तुलना में मोटी होती है। तो धमनियों की जो दीवार होती है दोस्तों, ये मोटी होती है शिराओं की अपेक्षा, है ना। शिराओं की जो दीवार होती है वो तो जो है पतली होती है, लेकिन धमनियाँ की क्या होती है? मोटी होती हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने धमनियों को देख लिया। धमनियाँ क्या करती हैं? धमनियाँ जो होती हैं ये करती हैं, ये शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से क्या करती है? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। और इसी का अपोजिट जो है शिराओं में होता है। तो शिराएं क्या करती हैं? ये शरीर के अंगों से, यह क्या करती है? शरीर के जो अंग है बॉडी से, ये पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त, क्या अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। ये काम जो है वो शिराएं का होता है ना। अब बात करते हैं केशिकाएं के बारे में। ये अंगों में मौजूद होती हैं और ये वे वाहिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से विनिमय होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। धमनियाँ और शिराएं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग लाइफ में आगे कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए, धमनिया का कार्य क्या होता है? ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त को, है ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। मतलब कि शुद्ध रक्त को ये क्या करती है? शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। और शिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती है। तो हृदय जो है वो अच्छे से प्रोसेस करके वो शुद्ध रक्त देता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ऐसे अपने माइंड से ऐसे कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे फुफ्फुसीय धमनियाँ और शिराएं के बारे में। ये फुफ्फुसीय धमनियाँ और शिराएं क्या होती हैं? चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, फुफ्फुसीय धमनियाँ जो होती हैं, ये धमनी क्या करती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती हैं। फुफ्फुसीय जो धमनियाँ होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती हैं। और फुफ्फुसीय शिराएं क्या होती हैं? ये फुफ्फुसीय शिराएं फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। उनका कार्य सामान्य धमनियों और शिराओं की तुलना में विपरीत होता है, जब उनकी तुलना उनके द्वारा लिए जाने वाले रक्त के प्रकार के अनुसार की जाती है। समझ में आ गया? आगे चलें, बताओ, समझ में आ रहा ना?
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, तो ये देख सकते हो ये हार्ट है हमारा, ये प्यारा सा छोटू सा हार्ट है दोस्तों, है ना। ये लंग्स हैं और पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये वेन्स है दोस्तों, यहाँ पर आर्टरी है, ये सिरा है, ये वेन्स है ना। आर्टरी सिरा है, वेन्स है, कैपिलरी है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिरा जो होता है, शिरा अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुसीय धमनी इस रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में जाता है। यहाँ से धमनी इसे दूसरे अंग में ले जाती है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय में जाता है। यहाँ से धमनी इसे दूसरे अंग में ले जाती है। फेफड़े की नस जो है वो सही विकल्प है। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि हृदय से अंग में रक्त ले जाता है धमनी, और अंग से हृदय में शिरा ले जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय से अंग में धमनी और अंग से हृदय शिरा। आप लोग इसको इसी को याद कर लीजिएगा तो कन्फ्यूज कभी नहीं होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि नग्न बीज वाले पौधे को क्या कहा जाता है। आवृत बीजी होगा, अनावृत बीजी होगा, क्रिप्टोगैम होगा या फिर फेनेरोगेम होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। आवृत बीजी होगा, अनावृत बीजी होगा, क्रिप्टोगेम होगा या फिर फेनेरोगेम होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नग्न बीज वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो नग्न बीज वाले पौधे को दोस्तों अनावृत बीजी पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी पौधा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पौधों को उनके जीवन चक्र में बीजों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम। पहला है क्रिप्टोगेम और दूसरा है फेनेरोगेम। अब ये क्रिप्टोगेम क्या होता है, देखिए क्रिप्टोगेम जो होते हैं दोस्तों ये बीज रहित पौधे होते हैं। क्या होते हैं, क्रिप्टोगेम ये बीज रहित पौधे हैं। क्रिप्टोगेम को आगे संवहनी क्रिप्टोगेम और असंवहनी क्रिप्टोगेम में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो पौधे बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम। लेकिन क्रिप्टोगेम भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक संवहनी होता है और एक दूसरा असंवहनी होता है। संवहनी की बात करते हैं, संवहनी क्रिप्टोगेम में संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है दोस्तों, है ना। जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए टेरिडोफाइट्स एग्जाम्पल्स हैं। असंवहनी क्रिप्टोगेम की बात करते हैं तो असंवहनी क्रिप्टोगेम में संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, जैसे शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, है ना। तो असंवहनी के एग्जाम्पल्स हैं शैवाल हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, और संवहनी क्रिप्टोगेम के एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइट्स। अच्छे से समझ आ रहा है दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वन लाइनर बेस पे आप क्वेश्चन जो है कि नोट्स बना सकते हो। अब हम बात करेंगे फेनेरोगेम के बारे में। किसके बारे में, तो यहाँ पर हमने क्रिप्टोगेम को डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे फेनेरोगेम के बारे में। फेनेरोगेम ये बीज युक्त पौधा होता है, ये तो बीज रहित है। क्रिप्टो क्या होता है, ये बीज रहित है। लेकिन फेनेरो जो होता है ये बीज युक्त पौधा है। इन्हें पुष्पोद्भिद स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है। इसे आगे अनावृत बीजी और आवृत बीजी में भी विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि ये बीज युक्त होता है। फेनेरोगेम बीज युक्त पौधा होता है और क्रिप्टोगेम बीज रहित पौधा है ना। तो यहाँ पर फेनेरोगेम दोस्तों इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी क्या होता है, इनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते हैं, जैसे नग्न बीज हो गया। और आवृत बीजी में क्या होता है, इसमें अंडाशय से घिरे बीज होते हैं, इनमें अंडाशय से घिरे बीज होते हैं, ठीक है। तो ये आवृत बीजी अनावृत बीजी दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। उस विटामिन का नाम बताना है दोस्तों जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी होगा या फिर विटामिन डी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस विटामिन का नाम बताना है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए और उनका रासायनिक नाम देखेंगे और कमी से होने वाले रोग के बारे में।
विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। क्या है? रेटिनाल। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन से तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अवॉइड मत करिए। साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोग इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर तो कर दीजिए। चलिए विटामिन B1 की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम है थायमिन है और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की बात करते हैं। स्कॉर्बिक अम्ल हो गया और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है ना। रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। चलिए विटामिन डी की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रिकेट्स और अस्थि मृदुता रोग होता है। क्या होता है? रिकेट्स और अस्थि मृदुता, है ना। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त अस्कंदन ना होना, मतलब रक्त अस्कंदन ना होना, और इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन B12 की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से त्वचा का फटना होता है, त्वचा का फट जाना, है ना। इसकी कमी से त्वचा जो होती है फट जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो एक अभिक्रिया दी हुई है और इसका नाम बताना है। अभिक्रिया ये है CH3 CH2Br प्लस NaOH एरो CH3 माइनस CH2 माइनस OH प्लस NaBr। क्या ये उन्मूलन अभिक्रिया है? क्या ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? क्या ये नाभिकारागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या फिर इलेक्ट्रॉन नरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? बताइए ये जो अभिक्रिया दी हुई है वो कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये अभिक्रिया दोस्तों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अभिक्रियाओं का एक प्रकार है जहां एक नाभिक रागी हमलावर अभिकर्मक है। सबस्ट्रेट की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। संतृप्त कार्बन पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन, दूसरा है नाभिक रागी एसाइल प्रतिस्थापन और तीसरा है एरोमेटिक प्रतिस्थापन। ठीक है, तो सबस्ट्रेट की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। पहला है संतृप्त, दूसरा है एसाइल और तीसरा है एरोमेटिक। अब हम बात करेंगे SN1 और SN2 के बारे में। आप लोगों ने इसको इंटर में हाई स्कूल में पढ़ा होगा। जितने बच्चे साइंस बैकग्राउंड से रहे होंगे उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा। SN1 SN2 है ना। मतलब कि इंटर में भी और BSc MSc में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसका केमिस्ट्री रहा होगा। तो SN1 की बात करते हैं तो यह एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन है। क्या है? एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन है और यहाँ पर सबस्ट्रेट की सांद्रता पर निर्भर करता है और नाभिक रागी की सांद्रता से मुक्त है। प्रथम कोटि को गतिकी का अनुसरण करता है। SN2 की बात करते हैं। ये द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन है। दर अभिकारक और सबस्ट्रेट दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजनों में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैलोजनों में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है? F की होती है, Cl की होती है, Br की होती है या फिर I की होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा Cl। ठीक है, चलो जी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? अवरक्त किरणें होगा, एक्स किरणें होगा और गामा किरणें होगा या फिर पराबैंगनी किरणें? बताइए ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बात करते हैं ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, तो ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है। किसको? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। देखिए ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में, कहाँ पर? तो ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में एक क्षेत्र या एक सतत क्षेत्र है जिनमें ओजोन का फार्मूला होता है O3 होता है। ठीक है,
जिसमें ओजोन की उच्च सांद्रता शामिल है और यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। इसमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता है जो पृथ्वी पर जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। यूवी किरणें की बात करते हैं। यूवी विकिरण तो जो विभिन्न प्रकार के फोटोन से बना होता है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। यूवीए और यूवीबी किरणें यूवी विकिरण के दो रूप हैं जिससे आप शायद सबसे ज़्यादा परिचित हैं। ये किरणें हमारी त्वचा पर कई तरह के प्रभाव डाल सकती हैं। ये किरणें हमारी त्वचा पर दोस्तों कई तरह की प्रभाव भी डाल सकती हैं। इसलिए जो यूवी किरणें होती हैं ना पृथ्वी में आने के लिए ओजोन परत जो होती है वो उन्हें रोकती है, नहीं तो इससे ना कैंसर, स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अवरक्त किरणें ये एक गर्म पिंड से निकलती हैं। जो अवरक्त किरणें होती हैं ये एक गर्म पिंड से निकलती हैं। और एक्स किरणें ये उच्च भेदन शक्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरणें की बात करते हैं तो ये रेडियो सक्रियता के दौरान प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो ये एक्स किरणें और वाई किरणें, इसी को गामा भी बोल सकते हैं। एक्स वाई किरणें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब 20 सेकेंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है और इसकी शक्ति कितनी है? 200 वाट है, 100 वाट है, 500 वाट है या फिर 300 वाट है? एक विद्युत बल्ब 20 सेकेंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 100 वाट। क्या हो जाएगा? 100 वाट। चलिए आगे देखते हैं। ओम का नियम है ना, आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, फिर से पढ़ लेते हैं। ओम के नियम की बात करते हैं दोस्तों। तो ओम का नियम यही कहता है कि नियत तापमान पर धातु घटक के माध्यम से प्रवाहित धारा विभव अंतर के समान आनुपातिक होती है। ओम का नियम कहता है नियत तापमान पर धातु घटक के माध्यम से प्रवाहित धारा विभव अंतर के समान आनुपातिक होती है। फार्मूला है V = I/R, जहाँ पर V क्या है? V दोस्तों विभव है ना, I धारा है और R प्रतिरोध है। तो V = क्या हो जाएगा? I/R। ये फार्मूला आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। तो वह दर विद्युत शक्ति यह वह दर है जिस पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। विद्युत शक्ति यह वह दर है जिस पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। शक्ति की SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड है। तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल प्रति सेकेंड है। क्या है? जूल प्रति सेकेंड है। SI शक्ति का जो मात्रक है जूल प्रति सेकेंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर गणितीय रूप से हम देखेंगे तो विद्युत शक्ति P है ना, बोल्टता V है और वर्तमान में I। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, P = V/I = I² R = V²/R। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। ओम के नियम में ये भी फार्मूला है और ये भी है, देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत शक्ति की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P = E/T। P = E/T। शक्ति की SI जो इकाई होती है, शक्ति का मात्रक वाट है। क्या है? शक्ति की SI मात्रक क्या है? वाट है। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम E देखिए, यहाँ पर देख सकते हो E बराबर क्या है? E = 2000 जूल है। समय T बराबर 20 सेकंड। शक्ति P बराबर B E/T है ना। इसी फार्मूला पर आप लोग रख सकते हो E/T पर। E = T, P बराबर E/T। तो यहाँ पर है दोस्तों 2000, E क्या है? 2000 है अपान T, समय कितना है? सेकंड, 20 सेकंड है। तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो 20 × 200 है ना। तो यहाँ पर P = क्या हो जाएगा? 100 सेकंड, 100 वाट है ना। शक्ति वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो हमेशा जो आंसर होगा दोस्तों वो मात्रक में होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा ये सुपर 10 68,500 या फिर 69,000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 68,000 में या फिर 69,000 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ये मत भूलिएगा कि प्रीवियस देख सकते हो। ऐसे हार्ड लेवल में अब की बार तो आयोग पेपर बनाएगा और भी हार्ड होगा, इसलिए तैयारी को अच्छे से मजबूत करिए। और जिसने तैयारी नहीं किया, अगर इस बार आप लोगों का मौका छूट गया तो यकीन मानिए फिर लाइफ में आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी में भूल ही जाइए फिर, है ना।
बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है दोस्तों, इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए, तो यहाँ पर है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/8। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4/3 है और 3/2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 3/4 है ना, 3/4 और यहाँ पर कर सकते हो 2/3, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे आप। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल बल कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल होगा, विद्युत बल होगा, नाभिकीय बल होगा या फिर चुंबकीय बल होगा? निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल बल कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो यहाँ दो निकायों द्रव्यमान के आधार पर उनके बीच बल है। ग्रहों की गति गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है। ग्रहों की गति गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। दूरी r पर रखे गए द्रव्यमान m1 और m2 के दो निकायों के बीच बल इस प्रकार है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू G m1 m2 अपान r²। ठीक है, ये फार्मूला है। G एक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आप लोग ये जी का मान जो है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और लाइफ में एग्जाम में ऐसे पूछ लेंगे जी का मान, गुरुत्वाकर्षण जी का मान, तो आप लोग अगर आप लोगों ने पढ़ा है तभी दे पाओगे, है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपी में 4.4 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा? एनटीपी में 4.4 ग्राम CO2 का आयतन होगा 22.4 लीटर, 2.24 लीटर, 224 लीटर या फिर 44.8 लीटर। एनटीपी में 4.4 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 2.24 लीटर। क्या हो जाएगा? 2.24 लीटर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आदर्श गैस को देखेंगे, बायल्स नियम को देखेंगे और चार्ल्स के नियम को देखेंगे। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं आदर्श गैस, बायल्स नियम और चार्ल्स नियम को, है ना। देखिए, आदर्श गैसों से संबंधित नियमों को स्वाभाविक रूप से आदर्श गैस नियम कहा जाता है। आदर्श गैस किसे कहते हैं? तो नियमों को स्वाभाविक रूप से आदर्श गैस नियम कहा जाता है और 17वीं शताब्दी में बायल्स के प्रेक्षणकार और 18वीं शताब्दी में चार्ल्स के द्वारा निर्धारित किए गए नियम हैं। अब हम बात करते हैं बायल्स के नियम के बारे में। तो बायल्स का नियम कहता है कि एक स्थिर तापमान पर संग्रहित गैस के द्रव्यमान के लिए गैस का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। और चार्ल्स का नियम कहता है कि गैस का आयतन एक स्थिर दाब में संग्रहित गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस के तापमान के सीधे आनुपातिक होता है। एक आदर्श गैस एक गैस है जो समीकरण का अनुसरण भी करती है। चलिए आगे देखते हैं। सभी तापमान और दाब पर PB = nRT। जहाँ पर P की बात करते हैं तो P आदर्श गैस का दाब है, V आदर्श गैस का आयतन है और N मोलों के संदर्भ में मापी गई आदर्श गैस की मात्रा है। तो P को आप लोगों P क्या है दोस्तों? P आदर्श गैस का दाब है, प्रेशर है, और V दोस्तों ये आयतन है ना। और N की बात करेंगे तो मोलों के संदर्भ में मापी गई आदर्श गैस की मात्रा है। और R क्या है? तो R सार्वभौमिक गैस स्थिरांक है और T की बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान है। ठीक है, तो आप लोगों को PB = nRT, तो हमने हर चीज़ को अलग अलग हमने डिस्कस कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कण की स्थिति समय के साथ संबंध x = 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में है, t सेकंड में है। कण का प्रारंभिक वेग t = 0 पर कितना होगा? 6 मीटर प्रति सेकंड होगा, -5 मीटर प्रति सेकंड होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड होगा या फिर -6 मीटर प्रति सेकंड होगा? बताइए।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर होगा, 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर। 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है? 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर, है ना। मीटर ज़रूर देख लीजिएगा। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मीटर के बारे में बात करेंगे तो दूरी, है ना, मीटर दूरी जो प्रकाश में बिल्कुल 1/299 में इतना, है ना, सेकंड में एक निर्वात के माध्यम से तय की जाती है, 1 मीटर कहलाती है ना। मीटर इकाई कई एसआई प्रणाली में लंबाई की आधारभूत इकाई है। तो मीटर लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है ना, लंबाई का, लेंथ का मात्रक ही तो मीटर होगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है ना। तो लंबाई का मात्रक मीटर है और लंबाई की इकाई, है ना, लंबाई की 200 इकाई जो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर है उसे 1 माइक्रोमीटर कहा जाता है और माइक्रोन को म्यू के द्वारा दर्शाया जाता है, म्यू के द्वारा, है ना। 1 माइक्रोन 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछने के 100% चांस है, इसलिए आप लोग इसको प्लीज़, मैं एक टॉपिक लेकर आऊँगी मात्रक का, तो मैं सोच रही थी अपने हैंड जो नोट्स है हमारा उसी से मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। एक टॉपिक है ना मात्रक, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन तो पूछेंगे 100% है। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। चलिए यदि हम किसी भी इकाई को माइक्रो लागू करते हैं तो इसकी आधार इकाई 10 की पावर -6 है। क्या है? 10 की पावर -6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि होता है दोस्तों अनुदैर्ध्य। देखिए इसमें भी धा है और इसमें भी धा है, आधा धा इसमें है, आधा धा इसमें है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य होगा। अगर प्रकाश की पूछेंगे, प्रकाश की, तो वहाँ पर अनुप्रस्थ हो जाएगा। इसमें भी प्रा है, इसमें भी प्रा है, तो ये ट्रिक आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कभी लाइव में गलत नहीं करोगे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है ना। प्रा प्रा होता है, धा धा होता है, ठीक है। चलो देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की तरंग की डिस्कस करेंगे, तरंग क्या होता है और अनुप्रस्थ तरंग को भी देखेंगे दोस्तों। देखिए तरंग का मतलब होता है प्रचार प्रसार के माध्यम को कंपन करके ऊर्जा का निरंतर संचरण क्या होता है? तरंग कहलाता है। ध्वनि तरंगों, प्रकाश तरंगों, तनित डोरी के कारण निर्मित तरंगों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अनुदैर्ध्य तरंग की बात करेंगे तो जिस तरंग में माध्यम कण तरंग के प्रचार प्रसार की रेखा के इधर उधर गति में कंपन करते हैं उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं तो जिस तरंग में तरंग के प्रचार प्रसार की लंबवत अक्ष के साथ माध्यम के में कण कंपन करते हैं उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ध्वनि तरंग का संचरण, ध्वनि तरंगें अपनी गति की दिशा के साथ वायु के कणों को कंपन करके वायु या किसी भी माध्यम में यात्रा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर तरंग को हमने डिस्कस किया, यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग को, अनुप्रस्थ तरंग और यहाँ पर ध्वनि तरंग का संचरण। यहाँ पर देख सकते हो ना, अनुदैर्ध्य तरंग जिस तरंग में माध्यम का कण तरंग के प्रचार प्रसार की रेखा के इधर उधर गति में कंपन करते हैं उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ की बात करते हैं तो जिस तरंग में तरंग के प्रचार प्रसार की लंबवत अक्ष के साथ माध्यम में कण कंपन करते हैं उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी निकाय की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाती है तो इसका नया संवेग क्या होगा? प्रारंभिक मान का 3 गुना होगा, प्रारंभिक मान का 4 गुना होगा, प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए संवेग की बात करते हैं। संवेग को निकाय के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में क्या करते हैं? परिभाषित किया गया है। यह वेग की ओर निर्देशित एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। P बराबर mv।
यम द्रव्यमान है, v वेग है, p संवेग है। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गति की अवस्था के कारण गतिमान निकाय की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। संवेग का फार्मूला होता है p बराबर एम बी, संवेग का फार्मूला होता है p इक्वल टू एम बी होता है, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। संवेग का फार्मूला होता है p बराबर एम वी। ओके, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम देखिए यहाँ पर तो देख सकते हो ना, ये समीकरण, इसको 1 मान लिया गया है, यहाँ पर समीकरण 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य लवण किससे बना है? खाद्य लवण किससे बना है? दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। खाद्य लवण किससे बना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षारक ही होगा, है ना। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, लवण आमतौर पर प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं और इस प्रकार जल में लगभग पूरी तरह से आयनित होते हैं। जब लवण को जल के साथ अभिकृत किया जाता है तो वह अम्ल और क्षारक देते हैं, इसे जल अपघटन कहा जाता है। लवण और जल प्राप्त करने के लिए क्षारक के साथ अम्ल की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। खाद्य लवण की बात करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल HCl के संयोजन के द्वारा तैयार किया गया है और प्रबल क्षारक NaOH अभिक्रिया के अनुसार। तो यहाँ पर फार्मूला हो गया है दोस्तों NaOH ये प्रबल क्षारक है, प्लस HCl ये प्रबल अम्ल है, ये अम्ल है ना, और ये क्षारक है, ये क्षारक है। अब इसको टू क्या होगा? NaCl प्लस H2O होगा। क्या होगा? NaCl प्लस H2O होगा, है ना। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक इसको टू हो जाएगा NaCl प्लस H2O। ओके, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक उदासीन लवण बनाते हैं और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण बनाते हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक क्षारकीय लवण बनाते हैं। दुर्बल अम्ल और क्षारक लवण का बनना अम्ल और क्षारक की सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हमारी क्लास ख़त्म होती है, हमारे क्वेश्चंस भी ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और इस सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सेल्फ स्टडी जरूर करते रहिए दोस्तों, और बुक्स को जरूर रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।